तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। फोर्थ चैप्टर क्लास 11th एनसीईआरटी रिकैप सीरीज है ना, क्लासिफिकेशन वाला यूनिट चल रहा है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट एनिमल किंगडम। आज ये फिफ्थ वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे एक नेक्स्ट फाइलम जिसका नाम है सिलेंट्रेटा। ठीक है, देखो इस वीडियो को देखने से पहले जो इनिशियल 3 वीडियोज़ हैं जिसमें हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की, यानी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, उसको अच्छे से देखो क्योंकि बहुत सारे बेसिक्स हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो उन बेसिक्स को वापस यहाँ रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है, हम फटाफट थोड़ा उन बेसिक्स को लेकर आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखो इससे पहले हमने पोरीफेरा फाइलम की बात की थी, आज ये सेकेंड फाइलम सिलेंट्रेटा और हम अभी सीक्वेंस में सेकेंड नंबर पर पहुंच गए। सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया भी इसको कहा जाता है, तो दोनों सेम ही फाइलम है, चाहे सिलेंट्रेटा कहो या निडेरिया कहो। ये दोनों नाम कहाँ से आए वो भी मैं आपको थोड़ी देर में अभी समझाऊंगा। सबसे पहले मोस्टली मराइन, तो जैसा मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि जब भी वर्ड यूज़ करते हैं हम कि जनरली मराइन या मोस्टली मराइन, तो इसका मतलब होता है कि मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ जो है वो मराइन स्पीशीज़ है, लेकिन फ्रेश वाटर स्पीशीज़ भी इनकी रहती है। आपको कहाँ ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है जब यहाँ पे लिखा होगा एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है कि ये बिल्कुल ही मराइन है, इनकी फ्रेश वाटर स्पीशीज़ नहीं होती, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ एक्सक्लूसिवली नहीं लिखा, यहाँ पे मोस्टली लिखा है, तो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ आर मराइन। जहाँ पर एक्सक्लूसिव आएगा वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, है ना, कि कहाँ पर रहेगा। और फिर हम क्या करेंगे, जब हम ये सारे फाइला एक पढ़ लेंगे ना वीडियो बाय वीडियो, तो उसके बाद एंड में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता दूंगा, कुछ तरीके बता दूंगा जिससे आप जो है बहुत आसानी से इन फाइलों को सबको याद कर सकें। आगे बढ़ते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल, जैसा हमने उस वीडियो में देखा था कि ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको आप सेंटर से पास होते हुए एक से ज़्यादा प्लेन में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे अभी हाइड्रा का पिक्चर है आपके सामने, तो मैं इसको 1, 2 और 3, इस पिक्चर में मैं 3 प्लेन शो कर रहा हूँ जहाँ से आप बराबर इस हाइड्रा को 2 इक्वल प्रोपोर्शंस में डिवाइड कर सकते हो। ये या तो ससाइल होंगे या फिर फ्री स्विमिंग होंगे। ससाइल और फ्री स्विमिंग का मतलब क्या होता है? ससाइल का मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो अपने, जैसे ये सरफेस है और ये इस सरफेस पर बाइंड हो रखा है ये ऑर्गेनिज्म, तो ये यहाँ से मूव नहीं कर सकता, ये अपने सरफेस पर चिपका हुआ है, ये यहीं फिक्स्ड रहेगा, उसको हम कहते हैं ससाइल। और फ्री स्विमिंग का मतलब होता है जो आराम से मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो सिलेंट्रेट्स की कुछ स्पीशीज़ ससाइल होती है तो कुछ स्पीशीज़ फ्रीली स्विमिंग होती है। डिप्लोब्लास्टिग्मा का ये भी हम ऑलरेडी मतलब देख चुके हैं कि जब इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो 2 लेयर्स बनती है, जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इनमें मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं होता और मीजोडर्म की जगह पर एक असेल्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है मीजोग्लिया। ये सब चीज़ें हम पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो ज़्यादा डिटेल में हम इसमें बात नहीं करेंगे। और डिटेल में पढ़ना हो तो आप इसको जो हमारे पिछले वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हो। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये पहला फाइलम है जिसमें टिश्यूज़ दिखे हैं आपको। इससे पहले हमने पोरीफेरा डिस्कस किया था, तो पोरीफेरा में हमने कहा था सेल्युलर लेवल है, यानी बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं पर मिलके टिश्यूज़ नहीं बनाते। सिलेंट्रेटा में लेकिन टिश्यू लेवल प्रेजेंट होता है, बट रिमेंबर अभी भी यहाँ पर जो है ऑर्गन नहीं बने, है ना। सिलेंट्रेट्स में ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, केवल अलग अलग टिश्यूज़ जो है वो प्रेजेंट होंगे। और आगे बढ़ते हम लोग। अब एक बेसिक बॉडी की अगर हम बात करें सिलेंट्रेट्स की, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पोर्शन है ये इसका बॉडी वाला पार्ट है, और ये जो आपको दिख रहे हैं इतने सारे आर्म लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको कहा जाता है टेंटिकल्स। दीज आर टेंटिकल्स। तो बॉडी और टेंटिकल्स ये मेन 2 जो हैं स्ट्रक्चर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। ये पिक्चर देखो आप, अगेन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पोर्शन को आप बॉडी कह सकते हो, और बॉडी के ऊपर ये जो प्रेजेंट है दीज आर कॉल्ड एज टेंटिकल्स। तो आपको बहुत सारे टेंटिकल्स जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इनकी सबसे खास बात क्या है कि इनकी बॉडी के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट है ऐसे। ये जैसा हमने स्पॉन्जिस में, अगर आपको याद हो तो पढ़ा था हमने कि स्पॉन्जिस में एक बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है स्पॉन्जोसील। तो जैसे स्पॉन्जिस में स्पॉन्जोसील प्रेजेंट होता है, वैसे ही इनके पास भी एक कैविटी प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, या फिर गट बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, ये बेसिकली मेन इसका रोल डाइजेशन में रहता है, इसलिए इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हमने नाम दे दिया। गैस्ट्रो आपको पता होगा स्टमक के लिए वर्ड यूज़ होता है ना, तो ये प्रॉपर स्टमक तो नहीं है बट स्टमक जैसा इसका काम रहता है बेसिकली, तो इसलिए इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहा जाता है, ये इसका प्रॉपर नेम है। इसी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को टेक्निकली कहा जाता है सिलेंट्रॉन। इसको क्या कहते हैं हम टेक्निकली? सिलेंट्रॉन। और इसी सिलेंट्रॉन की वजह से इनका नाम पड़ा है सिलेंट्रेटा।
ठीक है। कंफ्यूज हो जाओ कि सर कैविटी का नाम कैसे याद करें, तो देखो मैंने आपको वापस बता रहा हूँ, सील वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, कैविटी के लिए। अगर आपको याद हो तो हमने सीलोम पढ़ा था, सीलोम में भी सील वर्ड का मतलब क्या था, कैविटी। तो सीलेंट्रॉन। और ये जो एंटेरॉन वर्ड है इसको भी अगर आप ढंग से देखोगे एंटेरॉन, तो याद करो आप, एंटेरॉन वर्ड कहाँ से आया, एंटेरिक से। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से पढ़ा हो तो एंटेरिक, एंटेरिक का मतलब क्या होता है, इंटेस्टाइन। तो एक सिलेंट्रॉन नाम का मतलब क्या हो गया कि एक इंटेस्टाइन जैसी कैविटी। तो बेसिकली आप इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कह सकते हो। देखो इसमें स्टमक, इंटेस्टाइन ये सब नहीं होता, मैंने क्या कहा, ऑर्गन्स वगैरह नहीं होते, केवल टिश्यूज़ है इसमें। बट इसका काम कैसा, डाइजेशन का मेन इसका काम रहता है, इसलिए इस कैविटी का नाम हमने रख दिया सिलेंट्रॉन, इंटेस्टाइन की कैविटी। मतलब नाम बनाने का तरीका बता दिया मैंने आपको। और यही कारण है कि इस फाइलम का भी नाम क्या है, सिलेंट्रेटा। इसमें एक सबसे खास बात अगर आप देखोगे तो वो ये है कि इस जो अपर वाला पोर्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर, इस पोर्शन को कहा जाता है हाइपोस्टोम। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज हाइपोस्टोम। मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे, ये हाइपोस्टोम हो गया। इस हाइपोस्टोम में आपको एक ओपनिंग दिखेगी जिसे कहा जाता है माउथ। तो अगर आप गौर से देखो इस पिक्चर को, यहाँ पर ये देखो आप, यहाँ पर ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। तो ये जो ऊपर की तरफ आपको ओपनिंग दिख रही है यहाँ पे, ये ओपनिंग, ये माउथ ओपनिंग है। अब बेसिकली इनमें एक ही ओपनिंग प्रेजेंट रहती है, ठीक है। यहीं से इंजेशन भी होगा और यहाँ से इजेशन भी होगा, सेम जैसा आपने पॉरीफेरा में देखा था ना, वहाँ पे ऑस्कुलम प्रेजेंट था, एक सिंगल कैविटी नहीं सॉरी, एक सिंगल ओपनिंग। सेम यहाँ पे भी एक ही सिंगल ओपनिंग है। ये माउथ का भी काम करती है और एनस का भी काम करती है। और ये माउथ कहाँ पे प्रेजेंट है, ये माउथ कहाँ प्रेजेंट है, हाइपोस्टोम के ऊपर। तो हाइपोस्टोम पे एक ओपनिंग जिसको कहा जाता है माउथ, और एक सिंगल ओपनिंग है। सिंगल ओपनिंग है कि मतलब यहाँ से ये इंजेशन यानी फूड अंदर भी यहीं से जाएगा और वेस्ट मटेरियल भी बाहर यहीं से आएगा, यानी एनस और माउथ दोनों का एक सेम काम ये होता है। ये है यहाँ पे, ये देखो आप, ठीक है। तो एक ही ओपनिंग से ही सारा काम होता है। तो इनमें एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है जिसकी एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसको आप माउथ कहते हो, और ये प्रेजेंट होती है हाइपोस्टोम से। पहले आपको ये ध्यान रखना है। इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को ही सिलेंट्रॉन कहते हैं, इसलिए इस फाइलम का नाम रखा गया सिलेंट्रेटा। डाइजेशन इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा और इंट्रा सेलुलर भी होता है। दोनों तरह के डाइजेशन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इंट्रा सेलुलर का मतलब होगा सेल्स के अंदर डाइजेशन, और एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है सेल्स के बाहर डाइजेशन। एंजाइम्स सेल से बाहर रिलीज किए जाते हैं जहाँ पर फूड का डाइजेशन किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स। तो ये जो नीडेरियंस होते हैं, इन नीडेरियंस के पास में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट, और यही रीज़न है कि इस फाइलम का नाम हमने एक और रख दिया नीडेरिया। तो अब आपको नाम समझ में आ गए होंगे कि सिलेंट्रेटा और नीडेरिया नाम आया कहाँ से, ठीक है। सिलेंट्रेटा नाम आया सिलेंट्रॉन नाम की कैविटी से, और नीडेरिया नाम आया नीडोब्लास्ट नाम के स्ट्रक्चर्स से। ये एक सिंगल नीडोब्लास्ट है, इसको आप ध्यान से देखें। इस नीडोब्लास्ट में आपको ये जो ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है बीच में, इसको जो है कहा जाता है एक स्टिंगिंग कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है निमेटोसिस्ट, है ना। एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, निमेटोसिस्ट। और इस निमेटोसिस्ट के साथ में आपको एक थ्रेड दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे ये अंदर की तरफ एंक्लोज रहता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, नीडोब्लास्ट। और नीडोब्लास्ट के अंदर जो कैप्सूल है उसको कहते हैं निमेटोसिस्ट। ये ऐसा दिखता है, देखो ये बिल्कुल ऐसा दिखता है। ये है ना, ये येलो कलर का जो थ्रेड दिखा रखा है आपको, किसके ऊपर, निमेटोसिस्ट के, है ना, ऊपर एक थ्रेड प्रेजेंट होता है। फंक्शन देखना है इसका क्या होता है कि जैसे समझो हाइड्रा के पास में कोई प्रे, इसका शिकार आता है, ठीक है। तो इसके टेंटेकल्स के ऊपर और इसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही इसका प्रे इसके टेंटेकल के आसपास आता है, इस टेंटेकल पे प्रेजेंट नीडोब्लास्ट, ये देखो आप यहाँ पे, ये नीडोब्लास्ट ओपन होता है। ओपन होने के बाद में इस पे जो येलो कलर का जो थ्रेड दिखा रखा है, ये थ्रेड से अपने प्रे को चारों तरफ से कैप्चर कर लेता है, होल्ड कर लेता है उसको अच्छे से, ठीक है। तो शिकार करने में जो है
ये रोल प्ले करता है। उसके अलावा ये अगर इसको किसी सरफेस से बाइंड होना हो, जैसे ये मूव कर रहा है और ये किसी सरफेस से बाइंड होना चाहता है, तो उस सरफेस पे भी ये इस तरह का जो थ्रेड है उसको लपेट देता है और उसको वो एंकर करने में वहाँ पर हेल्प करता है। और उसके अलावा ये अपने डिफेंस में भी इसको यूज़ करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए भी जो है ये इस तरह के स्टिंगिंग कैप्सूल्स का यूज़ करते हैं। तो निडोब्लास्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं। स्टिंगिंग मतलब स्टिंग जो होता है ना, जैसे चुभाना, जिसको आप कहते हैं ना एक डंक टाइप में, तो ये चुभता है, तो ये स्टिंगिंग कैप्सूल्स कहलाते हैं या फिर निमेटोसिस्ट कहलाते हैं। ये टेंटिकल्स पे भी प्रेजेंट होंगे और बॉडी पे भी प्रेजेंट होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। बॉडी और टेंटिकल्स दोनों पे ही निडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। काम क्या रहता है? किसी सरफेस से अपने आप को एंकर करना, डिफेंस सिस्टम और प्रे को कैप्चर करने में, शिकार करने में जो है ये रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, पॉलिप और मेडुसा। देखो सिलेंट्रेटा में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स दो अलग अलग तरह के बॉडी फॉर्म्स दिखाते हैं, जिसमें से एक को कहते हैं मेडुसा और एक होता है पॉलिप। इसका मतलब समझें आप, ये मेडुसा है, देखो आप मेडुसा बिल्कुल आपको ऐसा एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है मेडुसा में, ये देखो आप, ये मेडुसा है। मेडुसा में अगर आप ध्यान से देखोगे तो बॉडी ऊपर की तरफ है और टेंटिकल्स नीचे की तरफ, ये टेंटिकल्स है सारे, तो टेंटिकल्स नीचे और बॉडी ऊपर की तरफ। कैसे याद रखोगे? अम्ब्रेला की तरह याद कर लो आप। अम्ब्रेला की जो छड़ी पकड़ते हो तो वो टेंटिकल हो गया और अम्ब्रेला का जो मेन बॉडी है वो ऊपर की तरफ, तो वो तो हो गया मेडुसा। ये यहाँ पे देखो अगर एनसीईआरटी की, ये एनसीईआरटी का ही पिक्चर है सारा, ये हो गया बॉडी और ये हो गए टेंटिकल्स। तो टेंटिकल्स नीचे, बॉडी ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ओपनिंग देखो माउथ की, ये सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, माउथ किस तरफ है? नीचे की तरफ है, ये माउथ इसका नीचे की तरफ। इसका ऑपोजिट होता है पॉलिप फॉर्म, ये पॉलिप फॉर्म है। पॉलिप फॉर्म में ये बॉडी हो गई और टेंटिकल्स ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, ये टेंटिकल्स हो गए और बीच में ये माउथ प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये देखो आप, ये अगेन बॉडी, ये सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और टेंटिकल्स ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। और सबसे खास बात, इसका माउथ का ओपनिंग भी ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। ये पिक्चर है आपके सामने, ये देखो आप, ये मेडुसा हो गया, ठीक है, ये बॉडी ऊपर की तरफ, ये पॉलिप हो गया जिसमें बॉडी, ये बॉडी हो गई और ऊपर की तरफ टेंटिकल्स प्रेजेंट है। क्या क्या याद रखना है? एक तो आपको याद रखना है बॉडी, टेंटिकल्स और माउथ की ओपनिंग। मेडुसा में बॉडी ऊपर, टेंटिकल्स और माउथ की ओपनिंग नीचे की तरफ। ये स्ट्रक्चर ऐसे याद कर लो आप, सब समझ में आ जाएगा आपको, बिठा लो इस पिक्चर को दिमाग में। पॉलिप, बॉडी नीचे, टेंटिकल्स ऊपर, माउथ की ओपनिंग ऊपर की तरफ। तो ये होता है मेडुसा और पॉलिप। तो मेडुसा अम्ब्रेला शेप्ड रहेगा और फ्रीली स्विम कर सकता है। अब आप खुद सोचें, जब इसके टेंटिकल्स ऊपर की तरफ प्रेजेंट है तो ये आराम से मूव कर सकता है। और पॉलिप को देखो आप, पॉलिप जो है इस ये बॉडी, तो अपनी इस बॉडी को ये किसी भी सरफेस पे अच्छे से चिपका लेता है। यहाँ पे ये कोई सरफेस है ना, ये सरफेस है और ये जाके अपनी बॉडी को इस सरफेस पे अच्छे से अडियर कर लेता है, चिपका लेता है। तो पॉलिप जो रहते हैं ना, ये ससाइल होते हैं। ससाइल होता है कि मतलब मूव नहीं करते, ये एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं। ससाइल होते हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? सिलेंड्रिकल। आप देखो बिल्कुल ऐसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है इनका, ये ऐसे, जबकि मेडुसा बिल्कुल अम्ब्रेला शेप्ड है। तो मेडुसा अम्ब्रेला शेप्ड और फ्रीली स्विमिंग, और पॉलिप ससाइल और सिलेंड्रिकल रहते हैं। कैसे याद करोगे कि फ्री स्विमिंग है? अब ऑब्वियस ही बात है ना, टेंटिकल्स नीचे की तरफ है तो इजीली स्विम कर सकते हैं, या टेंटिकल्स ऊपर की तरफ है तो वो इजीली स्विम नहीं कर पाते, बॉडी नीचे चिपकी हुई रहती है। एग्जाम्पल्स आपको याद करना है ज़रूर। देखो ऑरिलिया यानी कि जो जेली फिश होती है वो मेडुसा का स्ट्रक्चर शो करती है, ठीक है। और हाइड्रा और एडमशिया जो है पॉलिप का स्ट्रक्चर शो करती है। ये जो पिक्चर है ना आपके सामने, ये आपका एडमशिया का पिक्चर है। हाइड्रा का भी मैंने आपको पिक्चर दिखाया आपको थोड़ी देर पहले, देखो ये हाइड्रा है। ये हाइड्रा में देखो आप, टेंटिकल्स कहाँ है? ऊपर की तरफ है, बॉडी कहाँ है? नीचे की तरफ है ये। तो हाइड्रा भी कैसा शो कर रहा है स्ट्रक्चर? पॉलिप। और एडमसिया भी कैसा स्ट्रक्चर शो कर रहा है? पॉलिप। ऑरिलिया यानी जो जेली फिश है वो मेडुसा का स्ट्रक्चर शो करती है, ये ऑरिलिया है। लेकिन कुछ निडेरियंस ऐसे हैं जो लाइफ में कभी पॉलिप स्ट्रक्चर शो करते हैं तो कभी मेडुसा स्ट्रक्चर शो करता है। ये जो तीन एग्जांपल्स है, जैसे ऑरिलिया हमेशा मेडुसा रहेगा, हाइड्रा और एडमशिया हमेशा पॉलिप रहेगा। लेकिन कुछ निडेरियंस ऐसे हैं जैसे कि ओबिलिया, ये ओबिलिया पॉलिप स्ट्रक्चर भी शो करती है और मेडुसा स्ट्रक्चर भी शो करती है। और ये जो इंटर कन्वर्जन है, यानी कि पॉलिप का मेडुसा में कन्वर्ट होना और मेडुसा का पॉलिप में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को कहा जाता है मेटाजेनेसिस। ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती है।
ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि समझो कोई पेरेंट है, तो अगर पेरेंट पॉलिप है तो इसका चाइल्ड जो होगा ये मेडुसा है, फिर वापस जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो पॉलिप होगी। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ आपको इसका मतलब कि जनरेशन से ऑल्टरनेट हो रही है। तो ऐसे निडेरियंस जो दोनों ही फॉर्म्स शो करते हैं यानी पॉलिप और मेडुसा ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, जिसे कहा जाता है मेटाजेनेसिस। कैसे, ये ओबिलिया का पिक्चर है आपके सामने, देखो पॉलिप, पहले मैं पॉलिप की बात करता हूँ। पॉलिप जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा ओबिलिया में, केवल ओबिलिया की बात कर रहा हूँ, केवल उन निडेरियंस की बात कर रहा हूँ जिनमें मेटाजेनेसिस होता है ना, बाकी की बात नहीं कर रहा। पॉलिप जब असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो मेडुसा यानी जो इसकी असेक्सुअल जनरेशन आएगी वो क्या होगी, मेडुसा। असेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने के बाद जो इसकी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगा वो हो गई मेडुसा, और मेडुसा जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके जनरेशन लाएगा तो वो कहलाएगा पॉलिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना है आपने। पॉलिप जब असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो जो ऑफस्प्रिंग बनती है वो मेडुसा स्ट्रक्चर शो करेगी, और मेडुसा जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो पॉलिप की तरह का स्ट्रक्चर या जनरेशन शो करता है। इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ऐसे इसको याद करना है, और याद करें ओबिलिया जो है मेटाजेनेसिस शो करता है, ये पॉलिप भी रहता है और मेडुसा भी रहता है। अब आप इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर को देख के अभी आपको क्या लग रहा है कि ओबिलिया कौन सा स्ट्रक्चर शो कर रहा है, तो देखो आप टेंटिकल्स ऊपर की तरफ है तो ये पॉलिप का स्ट्रक्चर शो कर रहा है, ये है ना। अब ये पॉलिप असेक्सुअली जब रिप्रोड्यूस करेगा तब मेडुसा बनेगा, और मेडुसा जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो पॉलिप का फॉर्मेशन करेगा। तो ये सीधे सीधे कंसेप्ट आपको ध्यान रखने। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है ना। एग्जाम्पल्स देखो आपको रटने हैं सारे के सारे, इसमें हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते। हाँ ज़रूर, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे निमोनिक्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, बहुत सारे क्लासेस के और इनके फाइल आके, तो आप उन निमोनिक्स के थ्रू इनके एग्जाम्पल्स याद कर सकते हो। बाकी देखो अगर आप जब मेटाजेनेसिस का एग्जाम्पल याद करोगे जैसे ओबिलिया, हाइड्रा, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो चलो एग्जाम्पल्स की बात करें। ये पिक्चर अभी हमने शो किया आपको, ये ओबिलिया का पिक्चर है, तो पहला एग्जाम्पल है ओबिलिया। उसके बाद में नेक्स्ट पिक्चर है फाइसेलिया, जिसे पोर्चुगीज़ मैन ऑफ वॉर कहते हैं। बेसिकली इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप इसको देखो, ये एक्चुअल में क्या होता था कि जब पोर्चुगीज़ नाम सुना होगा आपने, पोर्चुगल नाम का एक कंट्री है, उसकी जो नेवी वेसल्स थी वो बिल्कुल इस तरह के शेप की थी, फाइसेलिया के शेप की, इसलिए इसको पोर्चुगीज़ मैन ऑफ वॉर जो है नाम दिया गया। जो आपको समुद्री जहाज़ें जो वो लोग वॉर में यूज़ करते थे, इस तरह की शेप की होती थी, इसलिए इसको फाइसेलिया को पोर्चुगीज़ मैन ऑफ वॉर नाम से जाना जाता है। तो फाइसेलिया नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा ये पिक्चर देखो आप, ये बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे पेन है ये, तो इसको सी पेन कहा जाता है या फिर पेनेट्यूला। देखो आप इसको ऐसे याद कर लो, पेनेट्यूला पेन, तो सी पेन। अब आप सोचोगे कि सर ये कैसा पेन है, तो आप इसको ऐसे याद करो, आपको याद होगा कि पुराने ज़माने में जब अभी तो हम कैसे बॉल पेन और ये इस तरह का यूज़ कर लेते हैं, इंक पेन, और पहले के ज़माने में आप देखना गूगल पे कैसे पेन हुआ करते थे, उसको इंक में डुबो के हम लोग लिखा करते थे, तो ये उस तरह का पेन जैसा स्ट्रक्चर शो करता है, तो इसलिए इसको सी पेन कहा जाता है। तो पेनेट्यूला से आप याद कर लेना पेन। और एग्जांपल्स की याद करें तो ये देखो, अभी हमने देखा था ओरिलिया मेडुसा फॉर्म, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है ये, ओरिलिया जेलीफिश इसको कहा जाता है। अब आप देखो क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में आपको बहुत जगह पर ऑर्गेनिजम्स के नाम में फ़िश देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूज करते हैं हमेशा, जैसे फ़िश लिखा हुआ आता है तो आप सोचते हो कि ये जो पाइसिस जो क्लास है, बोनी फिश, कार्टिलेजिनस फिश, तो ऐसा लगता है कि उनके एग्जाम्पल्स होंगे, तो ऐसा नहीं है ना। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, जैसे सिल्वर फिश भी एक एग्जाम्पल है, ये फिशेस नहीं होती, इनका बस ऐसा ही नाम रखा गया है। एंड में हम क्या करेंगे, इन सब एग्जाम्पल्स में से जो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैं एक साथ में आपको बता दूंगा, ताकि आप उनको समय एक साथ ही उनको याद करना चालू कर दो, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। तो रिमेंबर जेली फिश इज़ नॉट अ फिश, ये ओरिलिया को ही कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये पिक्चर भी हमने देखा हाइड्रा का, टेंटिकल्स ऊपर, बॉडी नीचे, यानी ये स्ट्रक्चर कैसा है, पॉलिप, हाइड्रा पॉलिप शो करता है। ओरिलिया देखो आप, ओरिलिया में टेंटिकल्स नीचे और बॉडी ऊपर, अम्ब्रेला शेप्ड, तो ये कैसा है, मेडुसा, क्लियर। तो ये ओरिलिया हो गया। उसके अलावा सी एनीमोन अभी हमने देखा था, इसको एडम्सिया
या फिर सी एनीमोन कहा जाता है। और ये भी स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है आपको, पॉलिप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, टेंटिकल्स ऊपर और जो बॉडी है वो नीचे की तरफ। और एग्जांपल्स देखें तो ये देखो आप, ये एग्जांपल, इसको देख के ऐसा नहीं लगता वो जो हाथ से हिलाने वाला पंखा यूज़ करते थे हम पुराने ज़माने में, तो बिल्कुल वैसा दिखता है, इसलिए इसको जो है सी फैन कहा जाता है। तो दिस इज़ गॉर्गोनिया या फिर सी फैन, वो चाइनीज़ पंखा जो आता था हाथ से हम हिलाते रहते थे उसको, तो गॉर्गोनिया या सी फैन इसको कहा जाता है। ये सब इनके अपीयरेंस के बेस पे इनका नाम दिए गए। ये देखो आप देखो आपकी ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऑर्गन ऐसा दिखता है, तो आप कहोगे कि सर ब्रेन, इसलिए इसको नाम दिया गया ब्रेन कोरल, मिएंड्रिना और ब्रेन कोरल। अपीयरेंस बिल्कुल ब्रेन के जैसे, सेरेब्रम का सरफेस होता है ना ऐसे गायरा एंड सल्काई, वैसा दिखता है, तो ब्रेन कोरल नाम दिया गया। और सबसे लास्ट एग्जांपल है कोरल्स। कोरल्स आपको ध्यान रखना है, देखो कोरल्स ऐसे सिलेंट्रेट्स हैं जिनकी जो बॉडी रहती है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन प्रेजेंट होता है उनमें। तो बेसिकली क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट आप सबको पता ही है ना, हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप क्या होता है कि ये जो कोरल्स होते हैं, कोरल्स सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, कोरल्स आर निडेरियंस, है ना, सबसे पहली बात तो इनका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। तो क्या हुआ कि विद टाइम कोरल्स जैसे जैसे डेड होते गए, उनके अंदर का जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो जमा होता गया। अब उस कैल्शियम कार्बोनेट के समुद्र के जो बेस है वहाँ पे जमा होते होते इस तरह के देखो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनते गए यहाँ पे। आप तो कुछ ऐसा समझ लो ना कि जैसे जो कैल्शियम कार्बोनेट आप समुद्र में डाले जा रहे हो, तो क्या होगा, वो नीचे जाके इस तरह के बड़े बड़े सरफेसेस और बनाता रहेगा। तो इस तरह से क्या हुआ, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार हो गया वहाँ पर, है ना। इस यहाँ पे ना नाइडस मिल गया बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए। इसको तो आप ऐसे समझ लो जैसे आपने घर बना दियो बहुत सारे कैल्शियम कार्बोनेट के, तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स इन कैल्शियम कार्बोनेट के जो हैबिटेट्स हैं इनमें सर्वाइव करते हैं। इनको कोरल रीफ्स कहा जाता है। हालांकि एनसीईआरटी में तो नहीं है ये सब कुछ, पर मैं आपको ऐसी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो ये जो एक इकोसिस्टम तैयार किया इन्होंने बड़ा सा, इनको हम कहते हैं कोरल रीफ। और कोरल रीफ में जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो हाईएस्ट लेवल पर रहती है। आपको बहुत सारी स्पीशीज़ कोरल रीफ्स में जो है डेवलप होते हुए जो है एग्जिस्ट करती है। तो ये कोरल रीफ याद रखें किससे बनता है, ये बनते हैं कोरल नाम के कुछ निडेरियंस से, और इनके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बेस पे जमा होता रहता है, जिसकी वजह से इस तरह के हैबिटेट्स डेवलप होते हैं। तो क्लियर, तो ये था सारा का सारा अबाउट सिलेंट्रेटा और निडेरिया। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी तरह के डाउट हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरी मेल आईडी पे और इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको काफ़ी हेल्प हो रहा है आपकी स्टडीज़ में हमारे इन वीडियोज़ से, तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें, ज्वाइन करें हमारे चैनल को, मेंबर बने हमारे, जिससे क्या होगा कि हमारे जो बहुत सारे मेंबर ओनली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक मैं पहुंचा सकूं। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।